हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं कि यदि इस टॉपिक से उपसर्ग और प्रत्यय में से यदि क्वेश्चन आता है और आप इसको सही करना चाहते हैं कि देख के आंसर कैसे निकालें, तो आप इस क्लास को या इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए। इसमें हम एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप बहुत जल्दी पहचान जाएंगे कि कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय पहचानना बहुत आसान है। उसको हम बस एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली ये बनते कैसे हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। तो जो शब्द के पहले जुड़ा हो वो हमारा उपसर्ग होता है और जो मूल शब्द के बाद जुड़ा हो वो हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। जैसे कि किसी शब्द में नी उपसर्ग क्या है, नी का क्या हो जाता है, न। लेकिन वो नी का न किसकी, न हमारा उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग हमारा होता है नी। लेकिन नी का न किसकी वजह से हुआ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। बच्चे लोग क्या करते हैं कि न लगा देते, बल्कि न उपसर्ग होता नहीं। उपसर्ग तो क्या होता है, नी का न किसकी वजह से हो गया। अगर आपका जैसे बी का बै, तो उपसर्ग हमारा बै नहीं है, उपसर्ग हमारा बै नहीं है, उपसर्ग तो हमारा बी। लेकिन बी का बै कैसे हो जाएगा, जैसे यहां पर दिखे, जैसे कि ये लिखा विज्ञान प्लस एक, तो विज्ञान और किससे मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान और प्लस एक, तो बी प्लस ज्ञान, तो बी हमारा क्या है, इसमें उपसर्ग है, ज्ञान हमारा क्या है, मूल शब्द, एक हमारा क्या है, प्रत्यय। तो हम बहुत जल्दी एक बार में पहचान जाएगी जी। देखो, ज्ञान हमारा मूल शब्द, तो मूल शब्द के जो बाद जुड़ते वो हमारा प्रत्यय, एक हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और बी हमारा क्या हो गया, उपसर्ग। तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जोड़ते हैं और उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं। अब आप बोलो कि भाई बी का बै कैसे हो गया, तो विज्ञान प्लस एक, तो ये बन जाएगा वैज्ञानिक। जो बी का जो बै हो गया वो किसकी वजह से हो गया, एक प्रत्यय की वजह से हो गया। और बच्चा एग्जाम में क्या करके आता है, वो बै लगा, बै प्लस ज्ञान निकल करे, जो गलत होता है। इसी प्रकार उप का ऑफ हो जाता है, उप का क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो औपनिषद जैसे एक शब्द हो, तो औप उपसर्ग नहीं होता है, औप क्या होता है, उप होता है। उप का ऑफ किसकी वजह से हुआ होगा, या किसकी वजह से होता है, एक प्रत्यय की वजह से। प्र का प्रा हो गया, तो प्र का प्रा किसकी वजह से हो गया। ये ऐसे महत्वपूर्ण आते जो यहां पर हमने लिखे हैं। बी का बै किसकी वजह से, यदि उसके साथ एक प्रत्यय लगा हो। उप का औप किसकी वजह से, यदि एक प्रत्यय लगा हो। प्र का प्रा किसकी वजह से, यदि उसके साथ एक प्रत्यय लगा हो। उद का औद किसकी वजह से, यदि उसका एक प्रत्यय लगा हो। अनु का आनु, जैसे हमने कहा अनु प्लस वांस, अनु प्लस वांस और प्लस एक, तो देखिए अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है, वांस हमारा क्या है, हमारा ये मूल शब्द है, और एक क्या है हमारा प्रत्यय। तो अनु एक प्रत्यय की वजह से क्या हो जाएगा, आनु हो जाएगा। तो आनु, वहां वंश नहीं होता, मूल शब्द वंश होता है। अनु प्लस वंश प्लस एक, तो जो हो जाएगा अनुवंशिक। क्या होता है, आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक नहीं होता, आनुवंशिक होता है। तो अनु तो हमारा उपसर्ग, लेकिन इसमें क्या आ रहा, आनु, तो हमारा आनु उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग होगा हमारा अनु। तो अनु का आनु किसकी वजह से हो चुका है, वो हो चुका है एक प्रत्यय की वजह से। नी का न, बी का बै, उप का औप, प्र का प्रा, उद का औद, अनु का आनु और सु का सौ हो जाता है। तो ये हमने आपको ट्रिक बता दी है कि नी का न, जो बच्चा यहाँ पर गलती बहुत ज्यादा करता है, और इसको हम आइए डिटेल से पढ़ते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें, यहाँ आपको बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखे जरा यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर ज्ञान, फिर से सुनिए, यहाँ पर एक बार फिर से बता दें हम, जहाँ पर लिखा हमने ज्ञान प्लस एक
प्लस हम लोग बी, तो बी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा उपसर्ग, ठीक है। ज्ञान हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, एक हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। बस एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि एक प्रत्यय तो ये कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, पहले, किस शब्द के, मूल शब्द के पहले। जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, जो मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और बी प्लस ज्ञान प्लस इक से बन जाएगा वैज्ञानिक, और इसी वैज्ञानिक ये हमारा शब्द है, इसी वैज्ञानिक शब्द में हमारा एक प्रत्यय है और बी उपसर्ग है, इसीलिए कहा जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़कर, फिर से हमने क्या कहा, उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कैसे परिवर्तन कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि जैसे अभी हमने कहा हार, अभी हार का अर्थ है पराजय, इस हार मूल शब्द का अर्थ क्या है, पराजय। हार क्या है, मूल शब्द, इस मूल शब्द का अर्थ क्या है, पराजय। लेकिन इसी हार के आगे अगर हम लगा दे परहार, अब पर हमने क्या लगा दिया, उपसर्ग, पर हमने लगा दिया उपसर्ग, और हार हमारा क्या है, मूल शब्द। अभी हार का अर्थ क्या है, पराजय, किसी से युद्ध करता है, लड़ता है, वो हार जाता है तो वो कहलाता है पराजय। लेकिन उसके आगे हमने कर दिया परहार, तो इसका अर्थ होता है चोट करना या घात पहुंचाना, तो देखो पहले हार का अर्थ था पराजय, लेकिन हार के आगे हमने उपसर्ग लगा दिया तो हो गया हमारा हो गया परहार, इससे बन जाएगा हमारा परहार, पर प्लस हार बन के क्या बन जाएगा, परहार, और परहार का अर्थ होता है चोट करना या घात पहुंचाना। तो उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक विशेष अर्थ देते हैं। तो अब आप समझिए, उपसर्गों और प्रत्यय द्वारा अगर कहा जाए कि हिंदी में नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो हिंदी में नए शब्द जो बनते हैं, हिंदी में नए शब्द कैसे आते हैं, जैसे आपने कभी सोचा है कि नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। हजारों लाखों शब्दों का निर्माण अगर देखा जाए तो हिंदी में उपसर्ग और प्रत्ययों द्वारा हुआ है। अगर मूल रूप से कहा जाए कि हिंदी में नए शब्द कैसे बनते हैं, किन के द्वारा बनते हैं, हिंदी में नए शब्दों का निर्माण, हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से अंग हैं। तो हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए एक तो है आपका उपसर्ग, एक आपका क्या है उपसर्ग, उपसर्ग द्वारा हिंदी में नए शब्दों का निर्माण होता है। एक है हमारा प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा हिंदी में नए शब्दों का निर्माण होता है। एक है हमारा संधि, संधि द्वारा हिंदी में नए शब्दों का निर्माण होता है। और समास। अगर देखा जाए तो हिंदी में नए शब्दों का निर्माण मूल रूप से इन चार अंगों से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे कि उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में कवर करेंगे आज? उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे कितने उपसर्ग हैं, ऐसे कितने उपसर्ग हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो उपसर्गों को विदेशी भाषाओं के आधार पर उपसर्गों को तीन भागों में बांटा गया है। जो उपसर्ग हैं हिंदी में, जो उपसर्ग हैं वो अन्य अन्य भाषाओं से आए हुए हैं। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो अन्य अन्य भाषाओं से उपसर्ग आए हुए हैं। उन्हीं अन्य अन्य भाषाओं के जो उपसर्ग हैं, उन्हीं उपसर्गों को मूल शब्द में जोड़ते गए और मूल शब्द में जोड़ने से नए शब्दों का निर्माण होता गया। और जो नए शब्दों का जो निर्माण हुआ है, उन्हीं नए शब्दों में से बहुत सारे शब्द होंगे जो हिंदी के शब्द कहलाएंगे, बहुत सारे शब्द होंगे जो अरबी फारसी भाषा के कहलाएंगे, और बहुत सारे शब्द होंगे हिंदी में जो अंग्रेजी भाषा के शब्द कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उपसर्ग को भाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो उपसर्गों को यहाँ पर देख लीजिए, कुछ हमने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, तो आइए इसको समझते हैं, फिर हम बताते हैं कि भाषा के आधार पर उपसर्गों को कितने भागों में बांटा गया है और आपको इनमें से कौन सी चीज़ आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में देख के इसको आंसर बता दो। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हार, हार का अर्थ क्या होता है? पराजय। पर प्लस हार, पर प्लस हार, हार हमारा मूल शब्द है, फिर हमारा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा प्रहार। और प्रहार का, अभी हार का अर्थ था
अभी हार का अर्थ था पराजय, अभी हार का अर्थ क्या था? पराजय, लेकिन हार मूल शब्द से पर लगा दिया तो ये बन गया नया शब्द प्रहार, और इस नए शब्द का अर्थ बदल गया चोट का नया घात पहुंचाना। जैसे यहाँ लिखा सु प्लस पुत्र, तो ये बन जाएगा हमारा नया शब्द सुपुत्र। सु का अर्थ होता है सुंदर और पुत्र का अर्थ होता है पुत्र। जो सुंदर पुत्र होता है, जो अच्छा पुत्र होता है, उसी को हम सुपुत्र बोलते हैं। तो इसका अर्थ बदल गया। जैसे एक होता है पुत्र, पुत्र का अर्थ होता है पुत्र, यहाँ पर होता है कुपुत्र, कु का अर्थ होता है बुरा पुत्र। तो कुपुत्र, किसी को कुपुत्र बोलते, किसी को कुपुत्र बोलते, तो कुपुत्र का अर्थ होता है बुरा पुत्र, बेकार पुत्र, निकम्मा, नकारा पुत्र। एक होता है न्याय, न्याय के आगे अगर हम आ लगा दे तो बन जाएगा अन्याय। ठीक है, तो इसी तरह से हम जोड़ते जाते हैं उपसर्ग और नए शब्दों का निर्माण होता जाता है। जैसे अधि प्लस कार, अधि प्लस कार से बन गया हमारा क्या? अधिकार बन गया। ठीक है, अधि प्लस कार से क्या बन गया हमारा? अधिकार। अब आप ये समझिए कि ये हमारे मूल शब्द हैं, मूल शब्दों से अभी ये क्या लगे हैं? उपसर्ग। तो अभी जो उपसर्ग है, इन मूल शब्द उपसर्ग मूल शब्दों उपसर्ग मूल शब्द में किस तरह से जुड़ते हैं, या उपसर्गों द्वारा नए शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है आपको, इसको आप नोट कर लेना, हम साफ कर रहे हैं। अभी हमने कहा कि उपसर्गों द्वारा नए शब्दों का निर्माण कितनी तरह से होता है। एक तो हमने लिख दिया सुपुत्र, ठीक है, एक हमने लिख दिया कुपुत्र, एक हमने लिख दिया अन्याय, एक हमने लिख दिया अधिकार। ठीक है, इन चारों शब्दों का निर्माण सीधे सीधे संयोग द्वारा हो रहा है। सीधे सीधे क्या हो रहा है? संयोग द्वारा। उपसर्गों द्वारा हिंदी में नए शब्दों का निर्माण कितने तरह से होता है? तो वो होता है 3 तरह से। एक तो होता है संयोग द्वारा, दूसरा होता है संधि द्वारा, और तीसरा होता है स्वर तथा व्यंजन के जोड़ने से परिवर्तन। ठीक है, कैसे? एक तो हमारा उपसर्ग द्वारा हिंदी में नए शब्दों का निर्माण कितने तरीके से या कैसे होता है। एक तो सीधी सीधी संयोग हो जाएगा, ये लिखा संयोग द्वारा, जैसे हमने अभी किया। संधि द्वारा, अभी हम बता रहे संधि द्वारा कैसे होता है। और स्वर तथा व्यंजन के जोड़ने से, यदि कोई उपसर्ग के बाद स्वर जोड़ता है या व्यंजन जोड़ता है तो नए शब्द में कैसे परिवर्तन होता है, किसका क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे इसको। तो इसको पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे कि यहां पर हमने कहा संधि द्वारा, जैसे अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत, तो अभी से हम क्या करेंगे, यहां से अभी में हमारा स्वर है तो यहां से स्वर हटाएंगे तो ये बन जाए अब, और प्लस ई, प्लस ये बन जाएगा बड़ा आ, और प्लस गागा। छोटे ई के बाद कोई असमान स्वर आए, या आपने संधि पढ़ी, यहाँ कौन सी संधि प्रयोग हो रही है? यण संधि। कौन सी संधि प्रयोग हो रही है? यण संधि। ठीक है, अब देखिए ये लिखा अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने अभी लिखा था तो अभी में से हमने छोटा स्वर मात्रा निकाल लिए, तो ये अब प्लस ई प्लस बड़ा आ प्लस आगत। तो ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आ, ये आधा भा, और बड़ा का डंडा इसमें जी बन जाएगा अभ्यागत। तो अभी प्लस आगत से हमारा नया शब्द क्या बनेगा? अभ्यागत। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है? यण संधि प्रयोग हुई है। जैसे यहां पर देखो प्रति प्लस इच्छा, तो देखो इच्छा नहीं होती है, इच्छा मूल शब्द नहीं होता है, मूल शब्द होता है हमारा इच्छा। तो आप मूल शब्दों पर भी विशेष ध्यान दो। प्रति प्लस इच्छा, इसको यदि हम लिखें, ये लिखेंगे प्रत, और यहाँ से कौन सा स्वर अलग कर लेंगे? ई अलग कर लेंगे स्वर, और यहाँ पर बड़ी ई और प्लस ये हो जाएगा छा। तो छोटी ई के बाद कोई बड़ी ई आए तो हमारी क्या हो जाती है? बड़ी ई हो जाती है, तो ये हो जाएगा पर, और जो इस आधा ता में यानी हलंत में बड़ी की मात्रा लग जाए तो ये बन जाएगा प्रतीक्षा। तो यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग हुई है? यहाँ पर संधि प्रयोग हुई
दीर्घ संधि। कौन सी संधि प्रयोग हुई है? दीर्घ संधि। तो ध्यान रखना उपसर्ग और प्रत्ययों में, उपसर्ग और प्रत्ययों द्वारा, उपसर्गों द्वारा नए शब्दों के निर्माण। फिर से सुनिए हमने क्या कहा, उपसर्ग द्वारा नए शब्दों का निर्माण करना हो तो हमें किनका ज्ञान होना अति आवश्यक है? यण संधि और दीर्घ संधि का। उपसर्गों में नए शब्द जब बनाते, उपसर्गों द्वारा जब हम नए शब्द बनाते हैं तो यण और दीर्घ संधि का प्रयोग होता है। तो हम उपसर्ग पढ़ने से पहले दीर्घ संधि और यण संधि के बारे में जरूर समझेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। यदि आप अभी यहाँ समझ लीजिए पूरा, इसको हम डिटेल से कराएंगे। यदि आपको उपसर्ग समझना है तो उपसर्ग को समझने से पहले आपको यण संधि और दीर्घ संधि बहुत पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, करने से पहले। अभी प्लस आगत से तो ये बन जाएगा हमारा डायरेक्ट, क्या बन जाएगा? अभ्यागत। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है? यण संधि प्रयोग हुई है, ठीक है। और अगर प्रति प्लस इच्छा तो ये बन जाएगा प्रतीक्षा। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है? इसमें दीर्घ संधि प्रयोग हुई है। अगर देखिए यहाँ पर बी प्लस 4 प्लस 1 तो ये बन जाएगा वैचारिक, ये हम बता चुके हैं वैचारिक। इसमें बी का क्या हो गया? वै हो गया, किसकी वजह से? एक प्रत्यय की वजह से हो चुका है, ठीक है। अगला आता है उप प्लस नी प्लस बेसिक। अब समझो जरा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, समझा रहे, उप प्लस नी प्लस बेस और प्लस एक। अब हमारी बात को सुनो, ये लिखा उप प्लस नी प्लस बेस एक, तो उप लिखा है और यहाँ पर उप हमारा क्या है? उपसर्ग है। उप हमारा क्या है? उपसर्ग है। नी हमारा क्या है? उपसर्ग है। एक हमारा क्या है? प्रत्यय है। तो एक शब्द में उपसर्ग भी हो सकता है, एक शब्द में उपसर्ग भी साथ हो सकता है, उपप्रत्यय भी साथ हो सकता है, और एक शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा b प्लस 4 प्लस 1, तो इस विचार में b एक उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर देखा है उप प्लस नी, इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, और एक हमारा क्या है? प्रत्यय। तो उप एक प्रत्यय की वजह से क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। उप एक प्रत्यय की वजह से क्या हो जाएगा? ऑफ। तो ये रहेगा नी। अब देखो ये रहेगा बेस, और ई छोटी की मात्रा इस सा में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक में अगर देखा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? एक तो उप उपसर्ग है, और एक कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है, और कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है? बेस है। तो औपनिवेशिक में अगर देखा जाए तो एक प्रत्यय और 2 उपसर्ग हैं। तो एक शब्द में 2 या 2 से अधिक उपसर्ग और प्रत्यय साथ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखें जरा बात को। एक प्रत्यय है इसमें, ठीक है, इसका बन जाएगा, अब यहाँ पर लिख दें औपनिवेशिक। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? एक प्रत्यय है। अगला आता अनुवांशिक। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा है अनु प्लस वंश और प्लस एक। एक हमारा क्या है? ये प्रत्यय है, और वंश हमारा क्या है? मूल शब्द है, और अनु क्या है? हमारा उपसर्ग है, ठीक है। तो अनु एक प्रत्यय की वजह से, अनु एक प्रत्यय की वजह से क्या हो जाएगा? अनु का आनु हो जाएगा, तो जो हो जाएगा वंश, और का छोटी की मात्रा इसमें लग जाए तो जो हो जाएगा आनुवंशिक। आनुवंशिक नहीं हो तो आनुवंशिक हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? आनुवंशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुवंशिक हो जाएगा। जैसे पर प्लस योग प्लस एक। अब देखिए जरा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पर प्लस योग प्लस एक। पर प्लस योग प्लस एक, तो पर है या एक प्रत्यय है, तो पर का प्रा किसकी वजह से हो जाएगा? प्रा, पर जो हो जाएगा यो, और गा, और छोटी की मात्रा इस गे में लग जाएगा, तो ये होगा प्रायोगिक। तो प्र अगर आपसे पूछा जाए प्रायोगिक में कौन सा है, तो प्रा नहीं होता उपसर्ग। प्रा क्या होता है? पर होता है। पर का प्रा किसकी वजह से होगा? एक प्रत्यय की वजह से हो चुका। देखिए हिंदी में आपको
बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और हिंदी को समझना पड़ेगा, आपको रटना नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदी को आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि आप सही तरह से आप हिंदी की तैयारी कर सकें। और एक अच्छा खासा आप यहाँ से नोट्स बनाइए ताकि आपको बार बार कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ से, अभी हमने उद प्लस योग प्लस एक, उद प्लस योग प्लस एक, उद प्लस योग प्लस एक। ठीक है, उद प्लस योग प्लस एक। तो देखो यहाँ पर उद है और एक है, तो उद एक की वजह से क्या बन जाएगा, औद हो जाएगा। औद जे यो जे गा और का, जो ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी, जो बन जाएगा औद्योगिक। तो औद्योगिक में कहा जाए तो औद्योगिक में औद उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग तो क्या है, उद है। उद उद औद किसकी वजह से हो गया, एक प्रत्यय की वजह से हो चुका है। तो इसमें आपको मूल शब्द योग है, एक हमारा उपसर्ग प्रत्यय है और उद हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर सु प्लस योग, सु प्लस योग, सु का क्या स्वयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वयोग। ठीक है, जैसे सु प्लस भाग्य से क्या हो जाए, सौभाग्य। सु प्लस भाग्य से क्या हो, सौभाग्य। नी प्लस बे से क्या हो, नैवेद्य। ठीक है, तो सु का सौ और नी का न किसकी वजह से हो गया, या प्रत्यय की वजह से हो चुका। तो हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम सब। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन होता है। तो आपको उपसर्ग को कैसे पहचानना है या प्रत्यय को कैसे पहचानना है और मूल शब्द को कैसे पहचानना, आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपसर्ग इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है। और समझ गए ना बात को। और उपसर्ग और प्रत्यय को यदि हमें छांटना है, उपसर्ग और मूल शब्द को यदि हमें अलग करना है, तो हमें 3 चीज़ों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। एक तो कौन सी संधि, यण संधि, और एक कौन सी संधि, दीर्घ संधि, और हमें स्वर और व्यंजन का रूल पढ़ना पड़ेगा कि यदि प्रत्यय में स्वर से जुड़ता है तो क्या परिवर्तित होता है, यदि प्रत्यय व्यंजन से जुड़ता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो अब आप ये पूछिए कि ऐसे कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं जिनको हमें हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। तो उपसर्ग और प्रत्ययों को भाषा के आधार पर उपसर्ग और प्रत्ययों को 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत भाषा के आधार पर उपसर्ग, हिंदी भाषा के आधार पर उपसर्ग और विदेशी भाषा के आधार पर उपसर्ग। अगर देखा जाए हिंदी में जो उपसर्ग बने हैं या हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, अन्य भाषाओं से हिंदी में उपसर्ग आए हुए हैं। और हिंदी में हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, हम हिंदी में जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी जो लिखते हैं, उस हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द हम प्रयोग करते हैं। और जो शब्द प्रयोग करते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, उपसर्गों से मिलकर बने होते हैं। और जो उपसर्ग बने हैं वो विदेशी भाषाओं और हिंदी भाषा से बने हैं। तो आइए हम देखते हैं ऐसे कितने उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा से बने हैं, ऐसे कितने उपसर्ग हैं जो विदेशी भाषा से बने हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर कहा जाए भाषा के आधार पर उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग और हिंदी भाषा के उपसर्ग, विदेशी। संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहा जाए तो वो कितने हैं, 22। संस्कृत भाषा के आधार पर उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। संस्कृत भाषा के आधार उपसर्गों की संख्या है 22। कौन कौन से उपसर्ग हैं, यदि आप ये 22 उपसर्ग आप याद रख लेते हो तो आप जल्दी पहचान जाओगे कि कौन सा उपसर्ग है जल्दी। तो देखिए, एक तो अधि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। नी का न किसकी वजह से, प्रत्यय की वजह से। बी उपसर्ग और बी का ब किसकी वजह से, एक प्रत्यय की वजह से। दुर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, दुस उपसर्ग है और यहाँ पर निस उपसर्ग है। सम उपसर्ग है, अप उपसर्ग है और अब उपसर्ग है। उप का औप किसकी वजह से, एक प्रत्यय की वजह से। ठीक है, प्र का प्र किसकी वजह से, एक प्रत्यय की वजह से। आ उपसर्ग है, उद का औद किसकी वजह से, एक प्रत्यय की वजह से। अनु का आनु किसकी वजह से,
एक प्रत्यय की वजह से, सु का सो किसकी वजह से, या प्रत्यय की वजह से, और अपि और परा ये किसके उपसर्ग हो गए। इतने हमें 22 उपसर्गों को हमें याद रखना है, तो हम आसानी से बहुत जल्दी से हम उपसर्गों को पहचान सकते हैं। अगला आता है हिंदी भाषा के उपसर्ग। अगर मूल रूप से हिंदी भाषा के उपसर्गों की संख्या कहा जाए तो मूल रूप से हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या है 10। अगर आपसे पूछे संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं 22 और हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है तो 10। वैसे मूल रूप से 10 हैं और यहाँ पर कुल हमने कितने लिखे हैं 17, लेकिन मूल रूप से कितने 10। तो आइए कौन कौन से हिंदी के, आ, अन, अध, औ, अब, उन, उ, सु, दु, कु, का, नि, बिन, सा, पर, भर और सम, ये ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हो गए। लेकिन अब आता है यहाँ पर विदेशी भाषा, और विदेशी भाषा में कौन सी भाषा आती है, अरबी, फारसी और उर्दू। विदेशी भाषा में अरबी, फारसी और उर्दू भाषा का प्रयोग की जाती है। तो देखिए विदेशी भाषा के कितने उपसर्ग हैं, तो 17 उपसर्ग हैं। यदि आप किसी शब्द में बा, बड़ा बा, बे, बद, बर, बिल, बिला, ला, कम, ना, खुश, एन, सर, गैर, हम, हर, नेक, यदि आप ये शब्द देखते हो तो आप तुरंत बता देना कि ये अरबी और फारसी भाषा के या उर्दू भाषा के शब्द हैं। समझ गए बात को। अगला आता है अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों के द्वारा बने हैं। फिर से सुनिए हमने क्या कहा, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों द्वारा बने हैं। जैसे हमने कहा हेड मास्टर, अगर हमने कहा चीफ कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर, हाफ लाइफ, वाइस डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग कौन से हैं, तो यदि आपको एग्जाम में नंबर लाना है तो आपको संस्कृत भाषा के यानी 22 उपसर्ग, संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग आप पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में नंबर जरूर यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन बनते हैं उपसर्गों में तो वो बनते संस्कृत भाषा के उपसर्ग। और संस्कृत भाषा के उपसर्गों को समझने के लिए, संस्कृत भाषा के उपसर्गों को समझने के लिए हमें यण संधि और दीर्घ संधि, ठीक है, और उपसर्ग में उपसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन जब जोड़ते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, ये 3 रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसको हम बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, आप देख के ही बता लोगे। तो आज आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एक हिंदी का एक बहुत अच्छा आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।